सर डेली टाइमिंग यही रहता है बोले एक सेकेंड, चलो अभी हम शुरू करते हैं। हमारे आज का जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। अब थोड़ी देर आप लोगों को कम से कम 10 मिनट धैर्य रखना है जब तक मैं अपनी बात रख रहा हूँ आप सबके सामने। ये जो हमारा सेशन है स्पेशली केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न पदों के लिए आपने जो आवेदन किया था और आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ये आज हमारी दूसरी स्पेशल क्लास है। और इस क्लास में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को 6 से 7 प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न ये दिया था आपको कि इंटरव्यू रूम में जाते ही सबसे पहले आपको चेयर पे बैठने का ऑफर करने के बाद में पहला प्रश्न होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसके बारे में हमने ढेर सारे वीडियो बनाकर हिंदी और इंग्लिश में बहुत बेहतर तरीके से यूट्यूब चैनल सरल हिंदी पर अपलोड कर दिए हैं। और उनमें से रियली हाफ मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक के कुछ हमारे बहनों भाइयों के जो इंट्रोड्यूस के वीडियो है इंट्रोडक्शन के, बहुत प्रभावशाली और बहुत बढ़िया फ्लुएंसी के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी है। उन सब को देख कर के सुन कर के आप अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला प्रश्न और इसके बारे में समझा दिया था। दूसरा प्रश्न ये था कि आप इस पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने आवेदन किया है, क्यों आप इसके लिए सूटेबल है, आपको ही क्यों लिया जाए। फिर एक प्रश्न था कि आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, तीसरा। फिर एक चौथा प्रश्न था कि आप केवीएस में ही टीचर क्यों बनना चाहते हैं। फिर पांचवा एक प्रश्न था कि आप जो बच्चे लो अचीवर है उसके लिए क्या करेंगे। फिर एक छठा प्रश्न था कि 100% क्वालिटी रिजल्ट को आप कैसे इंश्योर करेंगे। ऐसे मैंने 7 से 8 प्रश्न कल आपको बताए थे, उनके उत्तर समझाए थे। लेकिन कुछ प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आप सब लोगों ने उसका आंसर किया होगा। कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया जो है उसके बारे में तैयार किया है और मुझे पर्सनली भेजा है। जिन्होंने मुझे वीडियो भेजा है उनमें से कुछ के वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, कुछ लोगों ने लिख कर भेजा है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, आपने पेपर पे लिख के फ़ोटो भेजा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वर्ड फाइल में टाइप किया हुआ, हर मोबाइल में एक WPS ऑफिस होता है, WPS ऑफिस में कंप्यूटर के सारे फंक्शन होते हैं, तो उस WPS ऑफिस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके फंक्शन समझ करके सेटिंग में जाके लैंग्वेज सेट करके हिंदी इंग्लिश में आप वॉइस टाइपर के थ्रू जितना बड़ा लेटर जैसे चाहें वैसे टाइप कर सकते हैं। और कंप्यूटर में MS ऑफिस और वर्ड MS वर्ड की तरह आप उसमें भी सारा काम कर सकते हैं। तो भाई आप उस ऐप को खोल करके या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे वॉइस टाइपर से आप अपनी आवाज़ से टाइप करके भी भेज सकते हैं। वॉइस आप प्रोनाउंसिएशन जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा टाइप होगा। टाइप हम करते हैं तो कई बार कभी कभी गलती भी हो जाती है, क्योंकि आप अगर ठीक से बोलेंगे नहीं तो वो उल्टा सीधा छाप देगा। आपने बोला शक्कर और उसने सुन लिया शंकर, तो वैसे ही छाप देता है, ठीक है ना। तो ये होता है कई बार, आपने बोला कामिनी और उसने मात्रा नहीं सुनी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे कर कहीं कोई शब्द गलत हो जाता है तो आप उसको वहाँ कर्सर ले जा कर के आप उसको ठीक कर लीजिए टच स्क्रीन से, उसके बाद मुझे भेजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसे साफ़ सुथरा टाइप किया हुआ भेजोगे तो मैं आप लोगों के जो लिए जो मटेरियल तैयार कर रहा हूँ वो मुझे कट पेस्ट करने में और अपना जोड़ने घटाने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। अब कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं टाइप करके, तो वो स्क्रीनशॉट वाला मामला भी जो है फिर उसमें फंस जाएगा। मुझे अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके देना है परफेक्शन के साथ, तो आपको थोड़ा व्यवहार अच्छे से भेजना चाहिए। दूसरा, गूगल फॉर्म में मैंने जो जानकारी मांगी है उसके साथ साथ आपने गूगल फॉर्म भर दिया हो, तो मैं गूगल फॉर्म देखूंगा तब मुझे पता चलेगा किसने क्या भरा। लेकिन आपने मुझे जो मैसेज किया उसमें कम से कम अपना नाम और पोस्ट का नाम लिख दें, जिससे कि मैं आपका नाम मोबाइल में सेव करके आपके ग्रुप से जोड़ दूं। अगर नाम और पोस्ट नहीं लिख के भेजेंगे तो मैं ग्रुप से नहीं जोड़ पाऊंगा। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा ये देख रहा था, अब मैं आपको आगे के कुछ जो क्वेश्चन हैं, कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इसमें जो कॉमन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान देंगे उन पर। ये 4-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के कॉमन बताए थे। अच्छा, अब मैं आप लोगों से जो बोलने जा रहा हूँ कुछ पोस्ट वाइज बताऊँगा। आप पोस्ट वाइज में लगभग सारे विषय के बारे में बता दूंगा, सारे पोस्ट के बारे में बता दूंगा, तो आप अपने पोस्ट से रिलेटेड पॉइंट को नोट कर ले, और आपको लगता है कि ये चीज़ कॉमन है तो आप उस कॉमन चीज़ को नोट कर ले, है ना। तो पहली कॉमन चीज़ तो ये है, प्रश्न सबके लिए कॉमन है लेकिन आंसर सबका डिफरेंट आएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिए। और कॉमन अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए थे ना, उसका आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता, वो आंसर भी कॉमन हो सकता है। लेकिन अभी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो आप सब विषय के लिए एक प्रश्न है लेकिन आंसर डिफरेंट होगा। प्रश्न क्या है कि आप अपने विषय के ज्ञान को बच्चों के व्यावहारिक जीवन से कैसे जोड़ेंगे, बच्चों के डेली लाइफ से कैसे जोड़ेंगे। तो हिंदी वाला कैसे जोड़ेगा, उसका आंसर डिफरेंट होगा। इंग्लिश वाला, संस्कृत वाला, मैथ्स वाला, सबका अलग अलग होगा। और ये सब पिछले जो वीडियोस में मेरे शुरू के जो 10-12 वीडियो थे, पहले 2 वीडियो के बाद वाले, तीसरे से लेकर 10-12 वीडियो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के इस तरह के मैंने आंसर दिए हैं कि केमिस्ट्री को आप कैसे जोड़ेंगे, फिजिक्स को कैसे जोड़ेंगे, मैथ्स को कैसे जोड़ेंगे, आर्ट को कैसे जोड़ेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक पर मैंने डिस्कशन किया है। इसका जब सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, इसमें भी मैं कुछ आपको बाद में अभी थोड़ी देर बाद ही बता दूंगा। लेकिन आप ये क्वेश्चन लिख के रखिए कि आप अपने विषय के ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट को विद्यार्थियों की रियल लाइफ से, उनके वास्तविक जीवन से, व्यावहारिक जीवन से कैसे कनेक्ट करेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितनी भी थी हमारी 68, 86 और अभी 2020 जो आफ्टर 34 ईयर आई है, इन सब में ये लगभग कॉमन चीज़ है, कॉमन क्वेश्चन है ये। कभी बाल केंद्रित शिक्षा, कभी छात्र केंद्रित शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा से इसे जोड़ना, तो ये एक कॉमन प्रश्न है जिसका आंसर डिफरेंट टाइप से हो सकता है। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसके बारे में भी आप लोगों के आंसर अलग अलग होंगे, अलग अलग विषय के, है ना। अब ये बता, इसमें क्या है कि आप अपने विषय के बारे में किस तरह के प्रोजेक्ट बच्चे को देंगे जिससे कि लर्निंग इंश्योर की जा सके। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रोजेक्ट देता है टीचर और उसको बनाता कौन है, माँ बाप। तो ऐसा प्रोजेक्ट देने का क्या मतलब है ना। टीचर प्रोजेक्ट दे रहा है, साइंस का, मैथ्स का, हिंदी का, सब में प्रोजेक्ट का काम दे रहा है, और वो बच्चा मम्मी पापा को लेके बाजार जाता है, और बाजार में ऐसे शॉप्स, शहरों में ऐसी दुकानें खुली हुई है जिनको आप प्रोजेक्ट का नाम बताओ, वो आपको प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट करके दे देगा, और आप जाके विद्यालय के एग्जीबिशन में दिखाओ कि ये मेरे बच्चे ने किया है। ये तो बात वैसे ही हो गई जैसे कि लड़की वाले लड़की हो, मतलब लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए, और आपने शहर की सबसे अच्छी दुकान से जो है कुछ पकवान बना के मंगवाए और बोला ये हमारी बेटी ने बनाया है ना। यही हो रहा है। तो अब फिर वो लड़का और उसके पता चला कि वो उसी शॉप से खा पी के आए हैं जिधर से आपने मंगवाया है, तो वो समझ जाएंगे, है ना। इसलिए ये बात भी सब लोग समझ जाते हैं कि प्रोजेक्ट का देने का मतलब क्या है। तो प्रोजेक्ट शुड बी मीनिंगफुल, प्रोजेक्ट मस्ट बी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की लर्निंग को इंश्योर कर सके। ठीक है, तो अलग अलग विषयों में अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट होंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने विषय का प्रोजेक्ट कार्य, प्रैक्टिकल कार्य क्या देंगे। ये हो गया। तो ये मैं आज के कितने 3 क्वेश्चन हो गए कि 2 हो गए अभी, चलो 2 या 3 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इसी से कनेक्टेड है ना। आप ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ भी है कि आप अपने विषय का शिक्षण है ना, उसमें किन किन गतिविधियों को शामिल करेंगे, जैसा कि NEP 2020 में निर्देशित किया गया है, बताया गया है ना, कि करके सीखो, खेल खेल में सीखो, खिलौनों से सीखो, गतिविधि आधारित शिक्षण करो, ठीक है, चिंतन आधारित शिक्षण करो। तो कहने का अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आप साइंस में कौन कौन सी गतिविधि करेंगे। देखो हर क्लास के लिए बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। प्राइमरी में खिलौना आधारित शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा और गतिविधि आधारित शिक्षा, इसमें ये आपको चैप्टर वाइज बनाना है। TLM आधारित शिक्षा, ये 4-5 पॉइंट प्राइमरी में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और ये जो दूसरा जो आपका है, क्या बोलते हैं इसमें, प्राइमरी के बाद अपर प्राइमरी 6 to 8, इसमें थोड़ा सा आपको खेल आधारित शिक्षा ज़्यादा हो जाती है, गतिविधि आधारित शिक्षा ज़्यादा हो जाती है। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज लैब में ले जाना है, मैथमेटिक्स है तो मैथ्स लैब की कल्पना आ जाती है, और साइंस है तो जूनियर साइंस लैब कंपलसरी कर दी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि मैग्नीशियम क्या है, सोडियम क्या है, कौन सी धातु क्या है, वो आपको लेबोरेटरी में ले जाके दिखाना पड़ेगी। ज्योग्राफी बता रहे हैं तो मिट्टी, मृदा कौन कौन सी होती है, ये आप दिखा करके गतिविधि आधारित शिक्षा करेंगे। और आप अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या है, मैन्योर क्या है, और फर्टिलाइजर्स क्या है, और कपास क्या होता है। तो जिस तरह का जो चैप्टर है उस तरह का आपको बताना पड़ेगा। मैथमेटिकल शेप्स और उनके मॉडल रखना पड़ेंगे, साइंटिफिक मॉडल्स, बायोलॉजिकल मॉडल्स सारे रखना पड़ेंगे। मतलब ये सब लेबोरेटरी में होना चाहिए, और आपको बताना है कि मैं बच्चों को लैब में ले जाऊंगा, ये चीज़ें दिखाऊंगा। लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज लैब होती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में। और ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी लैब हो सकती है, जिसमें बहुत सारे नक्शे वगैरह भी हो सकते हैं TLM में, और बहुत सारे मॉडल वगैरह भी हो सकते हैं, ग्लोब से लेकर कई चीज़ें हो सकती हैं। साइंस में तो मैंने बता ही दिया है कि साइंस के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी एक कंपोजिट लैब होती है, 6 to 8 जूनियर साइंस लैब, और 9 to 12 में एक्चुअल लेबोरेटरी। आपसे पूछा जा सकता है कि साइंस का जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ये रू अमित मैडम आप अपना मोबाइल, हाँ ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है ना, वो एक गलत आ रहा था। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था अभी लैब के बारे में, साइंस वगैरह के बारे में। तो 9 to 12 के बच्चों को मालूम होना चाहिए भैया कि ब्यूरेट क्या है, पीपेट क्या है, टेस्ट ट्यूब क्या है, और बर्नर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किधर रखा हुआ है, सोडियम किधर रखा हुआ है। ये वीरू यादव कौन है भाई जो प्रेजेंट करने जा रहा था स्क्रीन? अच्छा, ये आप लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट का ऑप्शन भी हटाना पड़ेगा ताकि आप कोई स्क्रीन प्रेजेंट ना कर सके। ओके, यस। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट में बता रहा था कि आपको ये तैयारियां करना है। और सभी विषय के लिए अलग अलग TLM होते हैं। आप जो भी चैप्टर देखो वो आपसे ये पूछ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया, एक चौथा और 5वां क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं कि आप जिस विषय के शिक्षक बनने जा रहे हैं या साक्षात्कार देने आए हैं, उस विषय में आपका सबसे प्रिय टॉपिक क्या है ना, आपकी सबसे अच्छी कमांड किस टॉपिक पे है, या आपको कौन सा एरिया बहुत पसंद है। तो आप उसको समझाने के लिए क्या क्या TLM यूज़ करेंगे, क्या क्या शिक्षण अधिगम सामग्री आप उसके लिए लेना पसंद करेंगे, उपयोग करना पसंद करेंगे, और किस तरह से प्रभावशाली शिक्षण उसका करेंगे। ये एक प्रश्न आ सकता है आपके विषय से संबंधित। तो अब आप उनको कोई भी विषय बताएंगे, आपने मान लो मैथमेटिकल शेप वाला बता दिया,
तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैथमेटिकल शेप क्या होता है, कौन सा मॉडल होता है। उसके लिए अगर कोई फार्मूला है तो फार्मूला आप जो है कैसे करोगे। तो ये चीज़ है। अभी एक का आप बोलिए, आप क्या चाहते हैं। हेलो, ओके। पता नहीं, एक का फ़ोन आ रहा था लेकिन बाद में काट दिया उनका। चलो ठीक है। हाँ, तो हम ये थे 3-4 क्वेश्चन, ये 4 से 5 क्वेश्चन मैंने बड़े आपको कॉमन बताए हैं कि ये आपके प्रश्न कॉमन हैं लेकिन आंसर सबके डिफरेंट आएंगे। अब आपको अपने अपने, मैंने कल भी बताया था कि अपने अपने विषय में नया क्या किया जा सकता है, इस पर आपको विचार करना है। प्रत्येक विषय में नया क्या किया जा सकता है, इस पर आपको विचार करके उसकी तैयारी करना है। मैंने एक बताया ना कि मैं पिछले 11 साल से, लगभग 11 साल से भी ज़्यादा हो गए, हालांकि मैं 2003-4 से ही इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो 20 साल हो गए। पर मैंने पहले 10 साल तो एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट इंटरव्यू में बोर्ड में शामिल रहा और मैंने कॉन्टेक्चुअल टीचर्स के एक दिन में 50-50 इंटरव्यू भी लिए और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कभी 100 इंटरव्यू भी लिए। और अगर अभी तक जोड़े तो कम से कम, अगर एज ए प्रिंसिपल मैंने 1000 से ज़्यादा इंटरव्यू लिए होंगे। और ये केवल प्राइमरी टीचर के बता रहा हूँ, ओनली प्राइमरी टीचर के 1000 से ज़्यादा, और बाकी सबको और जोड़ लीजिए तो 2000 प्लस हो जाएंगे एज ए प्रिंसिपल। और एज ए मैंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इतने ही करीब 1500-2000 इंटरव्यू लिए होंगे। और इसमें कम से कम 50 इंटरव्यू मैंने 50 से 100 इंटरव्यू प्रिंसिपलों के सिलेक्शन के लिए भी लिए हैं, पीजीटी के अलावा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये कि जब मैं ये पूछता हूँ हर सब्जेक्ट के विषयों से, हर मतलब सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से, हर विषय के एक्सपर्ट से जब मैं पूछता हूँ तो बड़ा मतलब ऐसा अजीब आता है कि एमएससी करने के बाद, एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद कि लोगों का जो है दिमाग कहाँ तक है। कुछ तो बहुत बढ़िया प्रेजेंट करते हैं, मज़ा आ जाता है कि यार ये देखो परफेक्ट व्यक्ति, ऐसा ही हमें चाहिए था, ऐसा ही आपको बनना है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एमए करके आया है या क्या करके आया है। मतलब ये इतना गंभीर नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसी संस्था में, जो एक बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट है साक्षात्कार में, ये जो कुछ तैयारी करके नहीं आया, लगता है ऐसा ही उठ के चला आ गया। तो ये चीज़ जो है बहुत अखरती है उस समय, और सामने वाला 60 में से 6 नंबर भी बड़ी मुश्किल से देता है। जो 4-5 कॉलम होते हैं उसे एक एक करके छोड़ देगा। तो ये साक्षात्कार में जो मार्क्स होते हैं ना, सभी के पास में वो बंटे हुए होते हैं। 60 नंबर का है और अगर 4 भागों में इसे बांटा, 15-15-15 या 10-10 6 भागों में बांटा, तो इसमें क्या होता है, पहला एक पॉइंट जो ये, अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी वो के वही पॉइंट आएंगे, है ना, फिर इसको कोट नहीं करना है। हम लोग जैसे बनाते हैं और जैसे बनाए जाते हैं वो बता रहा हूँ कि एक पॉइंट होता है सब्जेक्ट नॉलेज का। 10 में से वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आधार पे नंबर देंगे, एक चीज़। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल का, कि आप हिंदी में कितना बढ़िया कर रहे हैं, इंग्लिश में कितना कर रहे हैं। तो वो उसके आधार पर, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में बहुत कर रहे हो लेकिन हिंदी आपको आती नहीं, और हिंदी में बहुत अच्छा कर रहे हो और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो उसमें मार्किंग उसी हिसाब से होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है तो मेरे को हटा ही देंगे, भगा ही देंगे। भैया 6 पॉइंट है, वो अपना अपना उसमें पॉइंट में अलग अलग खाने में आपके मार्क्स देंगे। क्या हो गया, एक पॉइंट आपके सब्जेक्ट नॉलेज का, और इसके 10 नंबर हो गए मान लो, और 10 नंबर आपके हो गए आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल के। ठीक है, और फिर इसमें और क्या होगा, 10 पॉइंट्स या एक पॉइंट, एक जो पैरामीटर है वो एक आपका होता है ओवरऑल प्रेजेंटेशन का।
पूरा देखते हैं। अब मुझे लगता है ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन का पॉइंट शायद हट जाए क्योंकि डेमो को उन्होंने अलग कर दिया है। एक दो ये हो गए, एक हो गया आपकी कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक है, और प्रेजेंटेशन स्किल तो अब चली जाएगी डेमो में। तो ये ऐसे कुछ होते हैं। एक पहले बाइलिंगुअल कॉम्पिटेंसी का अलग होता था, लेकिन वो अब मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल में ये मैच कर देंगे। 30-30 इन्होंने बांट दिए हैं, अगर 30 डेमो में बांटा। ऐसे ही डेमो के भी 3 बटेंगे। ये उसमें कुछ मार्क्स ब्लैक बोर्ड वर्क के हो जाएंगे, एक कुछ जो हो जाएंगे इस इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इंटरेक्शन आप बच्चों के साथ कैसे कर रहे हैं, उनको कितना आप सक्रिय सहभागिता में इंश्योर कर रहे हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं। एक तो आप भाषण की तरह दिया पढ़ा दिया, बट क्या आ गया बच्चा समझ में, खत्म, है ना। और एक होगा कि आप अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए बच्चों से पूछे, उनसे बात करें कि बताओ बेटा तुम ये बताओ। आप स्टोरी भी सुना रहे हैं तो उनसे हाँ ना बुलवाइए कि ठीक है देखो अगर आप होते तो क्या करते उसकी जगह पे, उसने ऐसा निर्णय लिया। ऐसे करके बड़े स्टाइल में, मतलब बिल्कुल नेचुरल वे में आपको बोलना है। लैंग्वेज हो या साइंस हो, साइंस में कुछ भी लिख रहे हैं आप तो बच्चों से कुछ बताओ तुम इसका सोडियम का फार्मूला क्या होता है, बताओ मैं ये अब ये इक्वेशन जो है मुझे बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैथ्स में अब बताओ क्या लेना पड़ेगा। ऐसे करके आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, इन्वॉल्वमेंट विद स्टूडेंट, और आपकी वहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल, आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, यूज़ ऑफ TLM और यूज़ ऑफ ICT, इस तरह से करके वो वहाँ पे मार्क्स डिवाइड कर सकते हैं कि आप वह कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये चीज़ स्वतंत्रता दी या स्मार्ट बोर्ड उन्होंने रखा तो इस तरह से आपके मार्क्स डिवाइड उसमें रहेंगे। इधर आपका कंप्यूटर का नॉलेज देखा जाएगा, कंप्यूटर के साथ ICT स्किल भी देखी जा सकती है। पर अब ये मुझे चूँकि उसमें ये जो 60 नंबर गए ना, तो ऐसे कुछ पॉइंट उधर डेमो में ले लेंगे, कुछ इधर ले लेंगे। पर कम्युनिकेशन स्किल तो कॉमन है, ठीक है ना। एक उसमें वो ये भी रखते हैं कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, किस प्रकार आप दृढ़ता से अपनी बात कर रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस मतलब क्या, कभी कभी वो आपको घुमाते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। फिर आपने बोला जी सर ऐसा भी हो सकता है, गए काम से। आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है ना। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, बोले नहीं सर मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए और उसका रीज़न ये है, तो वो लगेगा कि नहीं इसको कॉन्फिडेंस है अब इसके ऊपर, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में वो आपको घुमाने की कोशिश भी करते हैं। सबके सब नहीं घुमाते हैं, लेकिन मज़े लेते हैं। जब 4-5 लोग होते हैं ना, तो फिर वो भी जो है एंजॉय करते हैं इंटरव्यू को कुछ मिला करके। आप और आपका पता करते हैं कि आप कहाँ तक हैं, और पहले 5 मिनट में ही तय हो जाता है कि इसको कितने नंबर देना है ना। उसके लिए आपका पूरे टाइम आप बिठा के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे उसी से पता लग जाएगा लैंग्वेज स्किल कैसी है, कॉन्फिडेंस कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को बताए कि ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना। अब मैं सारे पॉइंट्स अगर एक ही दिन में आपको बता दूंगा तो फिर क्या होगा, आप लोग जो है सारे पॉइंट्स एक ही साथ बताने पर सब गुड़ गोबर हो जाएगा और आप लोग को याद भी नहीं रहेगा। कल के मैंने आपको 6-7 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आज मैंने आपको कुछ 6-7-8 क्वेश्चन बता दिए हैं। कुछ आपको ये बता दिया है कि आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि मार्किंग कैसे होती है, क्योंकि लोग इतने मैसेज कर रहे हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा। अरे भैया कुछ नहीं होगा, नहीं आती तो जो आता है उसमें इतना बढ़िया बताओगे उनको लगेगी अंग्रेजी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश का टीचर बनने जा रहे हो और फिर वो लोग इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा, पहले ही नज़र में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप अगर इंग्लिश PGT TGT के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश आना ही चाहिए, ठीक है।
पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आ भी सकती है, नहीं भी, लेकिन बाइलिंगुअल काम चलाऊ तो आना चाहिए कम से कम, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको संस्कृत का बनना है तो आपको हिंदी और संस्कृत आना चाहिए, उसके लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी यानी आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी बनना है, संस्कृत बनना है, तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी की, स्पोकन इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आप पूरा उनका सारा फॉर्म वार्म सब भर के इंग्लिश में ही भर के गए हो ना, इंटरव्यू कॉल लेटर भी इंग्लिश में पढ़ के गए हो, तो इतना तो उनको मालूम है कि काम चलाओ इंग्लिश तो हर कोई को आती है, 10वीं 12वीं तक बेसिक नॉलेज है, तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आप साइंस वाले हैं तो आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, मतलब ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको इंग्लिश को हिंदी की तरह यूज़ करें, पूरा चैप्टर हिंदी में ही समझा दें। आपको साइंटिफिक टर्म्स आना चाहिए, मैथ्स के तो मैथमेटिकल टर्म्स आना चाहिए। एसएसटी बाइलिंगुअल होता है, केंद्रीय विद्यालय में एसएसटी दोनों भाषाओं में होता है, दोनों भाषाओं में पढ़ने की आज़ादी है, इसलिए इसमें हिंदी से भी आना चाहिए और इंग्लिश से भी आना चाहिए। लेकिन आपका ज्ञान अगर बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, तो वो पहचान लेंगे कि अंग्रेजी अभी नहीं तो ये कर लेगा आने के बाद में, इतनी तो इसको आती है। इसलिए भैया इंग्लिश के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ कमी है तो इंग्लिश को आप जो है बढ़िया से उस पर कमांड कर सकते हैं, इतनी जितनी ज़रूरत है। चलिए, ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। तो इसी के साथ हम जो है अपना ये आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो सेशन है इसको हम यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद हम गूगल मीट के ही थ्रू आप लोगों से कुछ और आप लोगों की जो जिज्ञासाएँ प्रश्न हैं उनको मैं लूँगा। उसके लिए आप 1 मिनट कम से कम अभी रुकिए, तब तक मैं वापस आपके पास जो है आ रहा हूँ, है ना।